हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम टॉपिक लेते हैं वेक्टर्स। आज हम सीखेंगे वेक्टर्स के बारे में। तो जैसा कि हम हमेशा डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, तो आज भी हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। तो चलिए हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है वेक्टर का। कह रहा अ वेक्टर इज अ क्वांटिटी which is completely specified by its magnitude as well as direction। मतलब हम वेक्टर उस क्वांटिटी को कह सकते हैं कि जिसमें कि मैग्नीट्यूड भी हो और फिर डायरेक्शन भी हो। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड क्या होता है? जो न्यूमेरिकल क्वांटिटीज होते हैं उनको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे हमारे पास लाइन है, उस लाइन का कितना लेंथ है, अगर वो 5 सेंटीमीटर का लाइन है तो 5 क्या हो गया? उसका मैग्नीट्यूड हो गया। और एज वेल एज डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या है कि वो किस डायरेक्शन में वो लाइन है, वो लाइन किस डायरेक्शन में है। तो हमारे पास एग्जाम्पल है वेक्टर्स का एक्सेलरेशन, फिर मोमेंटम, फोर्स, ईटीसी, ये सारे क्या है? वेक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए और अच्छे से हम इसको समझते हैं। हमारे पास कह रहा है कि फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक स्केलर क्वांटिटीज होते हैं और दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज होता है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर में क्या होते हैं कि ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है और उसे एक्सप्रेस किया जाता है सिर्फ एक नंबर में, अलजेब्रिक नंबर में। क्या करते हैं हम? एक्सप्रेस्ड बाय सिंगल अलजेब्रिक नंबर। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज क्या है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें क्या होंगे? मैग्नीट्यूड होंगे। मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड के साथ उसमें क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। तो हम उसको क्या कह सकते हैं? वेक्टर कह सकते हैं। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो हम मान लेते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं रिप्रेजेंटेड बाय हम लेते हैं लाइन। ये हमारे पास कोई लाइन है, ये हमारे पास क्या है? कोई लाइन है। ये लाइन जो है इस डायरेक्शन में है। अब हमने क्या किया? इस लाइन को यहां से ये कट कर दिया, ये ए बी लाइन सेगमेंट बन गया। अब ये लाइन सेगमेंट ए बी है, ए से कहाँ जा रहा है? बी के तरफ। तो हम क्या लिख सकते हैं? उसको ऐसे डिनोट करेंगे ए बी, और उसमें ऊपर एक लाइन एरो का साइन डालेंगे। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। और ये जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट जहां से हमने लाइन सेगमेंट शुरू किया है, उसको हम कहते हैं, ए पॉइंट को इनिशियल पॉइंट, और बी पॉइंट को क्या कहते हैं? टर्मिनल पॉइंट, क्योंकि यहां जाकर के ये खत्म हो रहा है। तो ए बी लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे कि वेक्टर ए बी हम ऐसे लिखेंगे। जहां से वो स्टार्ट कर रहा है वो ऐसे होगा, इस तरह से ए बी होगा। अगर ये इस डायरेक्शन में होता, ऐसे इस डायरेक्शन में होता, तो हम क्या कहते? हम ऐसे लिखते कि बी ए वेक्टर है। वो क्या है? बी ए वेक्टर है, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बी से स्टार्ट हो रहा है। तो बी ए वेक्टर लिखेंगे। तो इस पॉइंट को हम ए को क्या कहेंगे? इनिशियल पॉइंट, और बी को क्या कहेंगे? टर्मिनल पॉइंट। अब हम देखते हैं कि ये यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर देखते हैं क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। ध्यान में रखना कि हमें यूनिट वेक्टर अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्या है यूनिट वेक्टर? कह रहा है अ वेक्टर हुज मॉड्यूलस इज यूनिटी, is called a unit vector. The unit vector in the direction of vector A is denoted by A cap. यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट किया जाता है? ए कैप से। Thus
मॉड्यूलस ऑफ ए कैप इक्वल्स टू 1। मॉड्यूलस ऑफ ए कैप क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर इसका क्या फॉर्मूला है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। जो भी वेक्टर हमें गिवन है वो वेक्टर अपॉन बाय उस वेक्टर का क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो वो क्या आ जाएगा? वो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई लाइन है जिसका कि जिसको हम इंडिकेट करते हैं ए वेक्टर से। अब इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? तो जो ए वेक्टर का जितना लेंथ है, जितना मैग्नीट्यूड है, अगर हम उससे इसको डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? वो एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा। वो एक यूनिट वेक्टर में चेंज हो जाएगा। और इंडिकेशन क्या है? ए कैप। हमारे पास जो यूनिट वेक्टर आएगा उसको इंडिकेट करेंगे ए कैप से, ए कैप से। तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे कि ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो हम इस फॉर्म में उसे याद रखेंगे। अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं और समझते हैं कि हम कैसे यूनिट वेक्टर निकालते हैं। अगर हमें कोई वेक्टर गिवन हो तो हम उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। तो इसका हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे कि ए कैप चाहिए हमें। तो ए कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर ए अपॉन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अगर ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? वेक्टर ए है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ऊपर लिखेंगे हम इसका वेक्टर फॉर्म में 3i कैप माइनस 6j कैप और प्लस 2k कैप। ये हमने लिखा। अपॉन बाय क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ इन सब का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे कि 3i कैप माइनस 6j कैप और प्लस 2k कैप अपॉन बाय ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49। इनको हम ऐड करेंगे 49 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 3i कैप माइनस 6j कैप और प्लस 2k कैप अपॉन बाय क्या हो जाएगा? 7। ये इसका आ गया यूनिट। देखते हैं कि 3D प्लेन में हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे लेते हैं। यूनिट वेक्टर कैसे लेते हैं? तो हमारे पास क्या है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये क्या है? 3D प्लेन है तो जेड एक्सिस है। 3 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है। तो इन पे हम एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? 1। उसको हम इंडिकेट करते हैं, यहां से यहां तक इंडिकेट हम करते हैं आई कैप से। आई कैप से एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर हम इंडिकेट करेंगे उसको हम आई कैप से इंडिकेट करेंगे। फिर वाई एक्सिस के अलोंग हम यूनिट वेक्टर किससे इंडिकेट करेंगे? जे कैप से, जे कैप से इंडिकेट करेंगे। और फिर जेड एक्सिस के अलोंग हम क्या करेंगे? के कैप से इंडिकेट करेंगे यूनिट वेक्टर को। अब हम इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? हम इनके नाम लिख लेते हैं P, यहाँ Q और यहाँ क्या है? R है। तो इनका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इनका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 0, 0। वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा? 0, 1, 0 और जेड एक्सिस पे क्या हो जाएगा? 0, 0, 1। ये इनका कोऑर्डिनेट है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड इन 3D। मतलब हमारे पास कोई प्लेन है, उस प्लेन में P कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का, उस वेक्टर का, P वेक्टर का क्या है? पोजीशन वेक्टर निकालना है हमें। पोजीशन निकालना है किसके रेस्पेक्ट में? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो हम कैसे उसका पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं? तो हम देखते हैं कि ये पॉइंट P हमारे पास किसी प्लेन में है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? तो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा कि उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है और
जेड एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, उनका जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा वो उनका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, वो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओपी वेक्टर हम क्या लेंगे, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लेंगे। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में तीनों एक्सिस से उसका डिस्टेंस जो हो जाएगा उसका वो पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस एक्स आई कैप लिखेंगे, प्लस वाई एक्सिस से डिस्टेंस वाई जे कैप लिखेंगे, प्लस जेड के कैप लिखेंगे हम। तो ये उसका हो गया पोजीशन वेक्टर। किसी प्लेन में एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने निकाला। अब मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, तो ओपी मॉड्यूलस ओपी हमें निकालना है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे पास प्लेन है, इस प्लेन पे हम यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से इस तरह से, और ये यहाँ से इस तरह से मैच हो रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर हम इसको मिला देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये z डिस्टेंस है, ये z डिस्टेंस है, और ये कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस है और ये z डिस्टेंस है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है ये क्या है, ये लाइन है, और यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है इसके। तो ये हमारे पास कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है वाई डिस्टेंस। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये पूरा क्या हो गया, अगर हम इनका स्क्वायर करें प्लस वाई का स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलता है, ओपी मिलेगा, ओपी का स्क्वायर मिलेगा। तो ओपी का हम मॉड्यूलस क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जीरो वेक्टर और नल वेक्टर हम किसको कहते हैं। जीरो वेक्टर हम किसको कहते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड टू बी अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। मतलब हम उस वेक्टर को जीरो या नल वेक्टर कहेंगे जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो। मतलब कि कोई वेक्टर हमारे पास है, कोई लाइन सेगमेंट ए बी है, तो ए बी का टर्मिनल पॉइंट जो है वो इनिशियल पॉइंट हो जाए, मतलब उसका क्या हो, उस ए बी लेंथ का, ए बी लाइन सेगमेंट के लेंथ जो हो जाए वो जीरो हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वो उसको हम क्या कहेंगे, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इक्वल वेक्टर किसको कहेंगे। तो दो वेक्टर हमारे पास है, ए और बी, आर सेड टू बी इक्वल, उनको इक्वल कहेंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं उनको, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर इफ दे हैव सेम लेंथ, उनके पास क्या हो, सेम लेंथ हो, इक्वल लेंथ हो, द सेम और पैरेलल सपोर्ट, और उनके पास क्या हो कि पैरेलल सपोर्ट हो, दोनों क्या हो, एक दूसरे के सपोर्ट में हो, पैरेलल में हो, एंड द सेम सेंस, और वो सेम सेंस में हो, डायरेक्शन भी उनका सेम हो, लेंथ भी सेम हो, और वो क्या हो सकते हैं, पैरेलल हो आपस में। जैसे कि हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, तो इसका लेंथ क्या है, मैग्नीट्यूड इसका कम है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है, तो हम इनको नहीं कह सकते कि ये इक्वल वेक्टर है। अब इनमें क्या है, इनका डायरेक्शन क्या है, चेंज है, इनका डायरेक्शन क्या है, चेंज है, इन दोनों का, ए वेक्टर का बी वेक्टर का, तो हम इनको नहीं कह सकते कि ये इक्वल वेक्टर है। अब इनका डायरेक्शन भी सेम है, लेंथ भी सेम है, तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे इक्वल वेक्टर, इनको हम कहेंगे इक्वल वेक्टर। फिर हमारे पास है कि लाइक वेक्टर हम किसको कहते हैं, लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर। तो कह रहे हैं कि जिनका डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, कह रहे हैं वेक्टर आर सेड टू बी लाइक व्हेन दे हैव सेम सेंस ऑफ
डायरेक्शन, जिनका की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, एंड अनलाइक, जिनका की डायरेक्शन क्या हो, सेम नहीं हो, अलग अलग हो, तो वो क्या कहलाएंगे, अनलाइक वेक्टर कहलाएंगे। और जिनका डायरेक्शन सेम होगा वो लाइक वेक्टर कहलाएंगे। फिर हमारे पास है कि कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर कह रहा है वेक्टर हैविंग द सेम और पैरेलल सपोर्ट आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। मतलब कि वो वेक्टर जो कि आपस में क्या हो, पैरेलल हो और उनका क्या हो, डायरेक्शन भी सेम हो, तो वो क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। फिर कह रहा है कि को इनिशियल वेक्टर किसको कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर, इनिशियल मतलब जो कि सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा हो। जैसे हमने यहाँ से ये ले लिया वेक्टर और हमने ये वेक्टर ले लिया, क्या है, दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, तो हम इन दोनों वेक्टर को क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। फिर इसी तरह से है को टर्मिनस वेक्टर किसको कहेंगे, कि वैसा वेक्टर जिनका की क्या हो, कि टर्मिनल पॉइंट सेम हो, टर्मिनल पॉइंट क्या हो, सेम हो, तो वो कहलाएंगे को टर्मिनस वेक्टर। फिर कह रहा है कि नेगेटिव वेक्टर हम किसको कहते हैं, नेगेटिव वेक्टर हम किसको कहते हैं, तो द वेक्टर विच हैज द सेम मैग्नीट्यूड, विच हैज द सेम मैग्नीट्यूड, उनके मैग्नीट्यूड सेम हो एज द वेक्टर ए बट अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए डिनोटेड बाय माइनस ए वेक्टर, माइनस ए वेक्टर। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट ये है जिसको हम इंडिकेट करते हैं ए वेक्टर से, तो जब हम उनका डायरेक्शन हम चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, वो माइनस ए वेक्टर से इंडिकेट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं तो ये हमें बहुत काम आते हैं, तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो उसमें हम देखते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। तो वेक्टर्स हमेशा क्या करेगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर हमारे पास कहीं फ्री वेक्टर है जो कि मूवेबल है, वो हम उसे मूव करा सकते हैं, वो मूव करके। तो हमने क्या किया कि यहाँ से ये वेक्टर हमने लिया और इसको यहाँ पर इस एंड पॉइंट पे से स्टार्ट करा, इस वेक्टर को मूव करा करके और यहाँ पर ले आए, तो ये आ गया। अब हम डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं कि जब हम यहाँ से डिस्टेंस कवर करते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं और फिर यहाँ से यहाँ जाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इनिशियल पॉइंट से एंड पॉइंट का क्या होता है, डिस्टेंस होता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट का। हमें डिस्टेंस से कितना वो डिस्टेंस कवर किया उससे मतलब नहीं होता, वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अभी वो कहाँ पर पॉइंट है, वो डिस्टेंस जो कहलाता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर क्या था, बी, ये बी वेक्टर था और ये ए वेक्टर था, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा। हम ओ, ए और बी ले लेते हैं, तो ओ बी हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या हो जाएगा कि हमारे पास, हम मानते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है, और इस तरह से हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, वेक्टर है और इसका डायरेक्शन इधर है, ये इधर आया, ये यहां से आया, तो ये ए हो गया, ये बी और ये सी हमने मान लिया। तो इसका डिस्टेंस हम क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस हम क्या लिख सकते हैं, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू। अब हम देखते हैं कि अगर ये डिस्टेंस इतना कवर कर लिया तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि वो क्या हो गया, फाइनली वो उसी पॉइंट पे पहुंच गया, तो इसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कि ए बी प्लस बी सी वेक्टर को इधर रखते हैं और हम इसको उधर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ सी ए वेक्टर, माइनस ऑफ सी ए वेक्टर। अब ये माइनस है
तो इसको चेंज करते हैं हम प्लस में। तो अगर हम इसको ए सी लिख दें तो ये माइनस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा प्लस में। तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, सी वेक्टर, इक्वल टू क्या आ गया, सी वेक्टर आ गया। तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसका डायरेक्शन इधर ना हो करके किधर हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया कि इस सी ए को चेंज करके ए सी लिख दिया। तो ये हो गया, ये हमारा कहता है ट्रायंगल ऑफ एडिशन। तो हम कैसे याद रख सकते हैं कि यहां से ए बी वेक्टर है, यहां से तो ए बी वेक्टर जहां से खत्म हुआ है, बी सी वेक्टर क्या, बी सी वेक्टर जो है वहीं से स्टार्ट हुआ है, और बी सी वेक्टर का हेड और ए सी वेक्टर का हेड दोनों क्या हो रहा है, आपस में मिल रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ए सी वेक्टर हो जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर जो आ जाएगा वो ए सी वेक्टर आ जाएगा। अगर हम इस तरह से लें, इस तरह से लें तो ये हमारे पास क्या है, यहां से ये है और यहां से ये है, और ये क्या है, इधर से ये है। तो ये हमारा ए है, बी है और ये सी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका रिजल्टेंट वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं सी से स्टार्ट हो रहा है, ए बी जा रहा है, तो सी ए हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि सी ए प्लस ए बी, सी ए प्लस ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी वेक्टर, सी बी वेक्टर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि दो वेक्टर का एडिशन जो होता है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है और एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। तो हमारा कम्यूटेटिव लॉ क्या कहते हैं, कैसे होगा कि a प्लस बी अगर हम करें तो वो इक्वल हो जाएगा b वेक्टर प्लस a वेक्टर के। a वेक्टर प्लस b वेक्टर करें वो इक्वल हो जाएगा b वेक्टर प्लस a वेक्टर का, मतलब वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो कर रहा है। अब है हमारा दूसरा है कि एसोसिएटिव लॉ, मतलब कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर को c वेक्टर से अगर हम प्लस करें तो क्या हो जाएगा, a वेक्टर प्लस b प्लस c वेक्टर हो जाएगा, b प्लस c वेक्टर। तो ये एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर जब हम स्केलर से, जब हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कैसे होता है, तो हमने अभी देखा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो एडिशन वेक्टर होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, जो ये बी वेक्टर हमारे पास है उसका डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं। तो अगर डायरेक्शन हम चेंज कर दें तो वो इस तरह से आ जाएगा, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी वेक्टर। अब जब हम रिजल्टेंट वेक्टर इसमें बनाएंगे, हम इसको इससे मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो ये वाला जो पार्ट आ जाएगा ट्रायंगल लॉ से क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस ऑफ बी, ए प्लस माइनस ऑफ बी। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी। हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। हमारे पास पॉइंट है ए और बी, जिसको हम इंडिकेट कर देते हैं वेक्टर ए से, और फिर बी को वेक्टर बी से इंडिकेट करते हैं। तो इनका पोजीशन वेक्टर निकालना है, इनका पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो क्या हो जाएगा, हमने अभी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एक प्लेन में पोजीशन वेक्टर किसी एक पॉइंट का निकालना सीखा था। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि कैसे निकलेगा। तो हमने अभी ट्रायंगल लॉ पढ़ा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा। तो हम यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास ओ पॉइंट है, ये है इस तरह से ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर ले लेते हैं और ये बी वेक्टर ले लेते हैं, ये ए पॉइंट ले लेते हैं, ये बी पॉइंट ले लेते हैं। तो
इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा वो ओ बी हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर और इक्वल टू ओ बी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा कि अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए बी हमें चाहिए, ए बी का पोजीशन वेक्टर। तो क्या हम लिख सकते हैं, इसको हम उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर हमारा कितना है, ओ बी जो है वो कितना है, तो ये जो हमारे पास बी वेक्टर है ओ बी, तो वो हमारे पास क्या है, बी है। और ओ ए हमारे पास क्या वेक्टर, तो ए वेक्टर हमने लिया था, ए वेक्टर हमने लिया था। तो हम ए बी वेक्टर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि ए बी का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस, या फिर हम बी पॉइंट लिख लेते हैं, बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो कह सकते हैं कि देख रहे हैं हम कि जब हमें ए बी निकालना हो तो बी का पोजीशन वेक्टर, बी के पोजीशन वेक्टर में ए के पोजीशन वेक्टर को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल। तो ये हम ध्यान में रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे इफ द पोजीशन वेक्टर ए ऑफ अ पॉइंट हमारा है 12, n इज सच दैट, हमें क्या दिया है, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमें क्या करना है कि n का वैल्यू फाइंड करना है जब हमें पोजीशन वेक्टर ए दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर ए है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो उसको हम लिखेंगे 12 i कैप और फिर प्लस n j कैप लिखते हैं। तो यहाँ पे ये हमें क्या है, पोजीशन वेक्टर गिवन है। अब इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर और प्लस n का स्क्वायर। और इसका मैग्नीट्यूड गिवन है कितना है, 13 है, तो ये 13 के इक्वल कर देते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व यहाँ से करते हैं तो ये क्या आएगा, 144 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 13, 169 आ जाएगा। तो n स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 25। ये इधर जाके के माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 5। तो हमारा n का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस 5। अब हम देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ। हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखते हैं। तो हमने अभी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ लिया, उससे देखते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास दो वेक्टर है, को इनिशियल वेक्टर है, एक वेक्टर ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। तो अभी हमने देखा कि ये वेक्टर जो है वो मूवेबल है, तो यहाँ से अगर हम उठा करके यहाँ हम रख दें तो ये क्या है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा और इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ से हम ये ले लेते हैं ओ ए बी और सी, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ गया, ये ओ बी वेक्टर आ गया। इसी तरह से अगर हम देखें कि ये जो वेक्टर हमारे पास ए है उसको हम उठा करके यहाँ कर दें तो ये भी हमारा एक ट्रायंगल बन गया और इसका भी रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, ओ बी वेक्टर है। तो ये हम एक क्या कर लेते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो पैरेललोग्राम में जब हम एडिशन लगाएंगे तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, उसका डायगोनल आएगा, उसका क्या आएगा, डायगोनल आएगा। तो ये पैरेललोग्राम लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या करते हैं कि एडिशन देख लिया हमने, अब हम सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, कि सब्ट्रैक्शन हम क्या करेंगे कि अगर ये बी वेक्टर जो है वो क्या हो कि हम उसका साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। हम इधर के तरफ अगर कर देते हैं या फिर हम इधर से ले, हम इधर कर देते हैं, ये इसका क्या हो गया, साइन चेंज हो गया। अब ये बन गया माइनस बी वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, ए वेक्टर
माइनस बी वेक्टर। अब यहाँ से बी वेक्टर को उठा करके अगर हम यहाँ पे रख दें और ए वेक्टर को यहाँ रख दें तो ये पैरेललोग्राम बन गया। तो इसमें सब्ट्रैक्शन क्या आ गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या आ गया, इसका डायगोनल आ गया। ये इसका पैरेललोग्राम में क्या आ गया, डायगोनल आ गया। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ABCD is a parallelogram if the coordinate of ABC are 2, 3, 1, 4 and 0, -2 respectively. Find the coordinate of D. हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और कह रहा है कि इसका हमें D का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, वेक्टर फॉर्म में हम ये देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म में हम किस तरह से इसको हम निकालेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो पैरेललोग्राम के साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू DC। तो हम लिख सकते हैं कि AB वेक्टर इक्वल टू DC वेक्टर। अब इन दोनों का पोजीशन वेक्टर हमें निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, तो B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, मतलब B माइनस A हो जाएगा। तो ये इसको माइनस करेंगे किससे, इससे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि I कैप प्लस 4 J कैप माइनस 2I कैप माइनस 3 J कैप इक्वल टू DC का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, C माइनस D। C का पोजीशन वेक्टर माइनस D का पोजीशन वेक्टर, तो 0I कैप हो जाएगा और माइनस 2 J कैप हो जाएगा। फिर माइनस XI कैप प्लस होगा यहाँ पे प्लस YJ कैप। अब क्या होगा यहाँ से, अब क्या हम करेंगे, इसको हम माइनस करते हैं। तो I माइनस 2I तो क्या हो जाएगा, माइनस I कैप, और फिर 4I माइनस 4J माइनस 3J इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस J कैप इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस XI कैप, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस XI कैप, माइनस में यहाँ पे 2J कैप है, YJ कैप है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्लस Y यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, Y प्लस 2 माइनस कॉमन हमने ले लिया, Y प्लस 2J कैप हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल 1 आ जाएगा। y प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। अब इसको हम उधर भेजेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 3। y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ d क्या आ गया हमारे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ d आ गया 1, -3। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि I कैप और माइनस 3J कैप, वेक्टर फॉर्म में ये आ जाएगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था। आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए।